कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सेमेस्टर 1 एईसी हिंदी आप सभी बच्चों के पेपर में जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप सभी बच्चों को कंप्लीट करना है, 50 में 50 अगर नंबर लाना है, आप हमारे चैनल के एईसी हिंदी के जितने भी पूरा सिलेबस का लेक्चर है पूरा देख लीजिए। आपका एक भी पेपर में, चाहे वो एमसीक्यू पूछता है 1 नंबर का, कुछ सवाल 5 नंबर का, 15 नंबर का सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाइए, वीडियो को सुनिए। बस आपको कोई भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बस सुनते चलिएगा, ठीक है। तो क्या है हमारा पहला सवाल जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बनता है तो ये आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अदरवाइज आपको उतना भी करने का कष्ट नहीं करना, ठीक है। देखिए क्या है, संक्षेपण हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। सबसे पहले आपके सिलेबस के हिसाब से संक्षेपण भी पढ़ना है। तो संक्षेपण को इंग्लिश में जो भी बच्चे जानते होंगे समरी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं बतानी, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व बताना, यानी 3 चीज इसमें है। ये सवाल आपको 3 सवाल इसमें छोड़ के जा रहा है। पहला क्या है, संक्षेपण क्या होता है ये बताइए। दूसरा, इसकी विशेषताएं क्या बताइए और इसका महत्व बताइए। आपको हिंदी में छोटे छोटे सवाल मिलेंगे, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो बहुत डीप लेवल होता है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं क्या होता है सबसे पहले संक्षेपण। तो संक्षेपण का अर्थ है किसी बड़े या विस्तृत पाठ या विषय को छोटे और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, जिससे उसके मुख्य जो भी बिंदु है उसको आसानी से समझा सके। देखिए क्या है, समरी मतलब होता है कोई भी मान ली कहानी है, कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माफ करिएगा, या कोई भी वाक्य है, अगर वो पूरा उतने बड़े रूप में 3-4 पन्ना का है तो हम उसको क्या करते हैं, कम से कम 7 या 8 लाइन में उसे शॉर्ट रूप में क्या करते हैं, जो जो मेन पॉइंट्स है, ताकि वो मेन पॉइंट्स भी लिखा हो रहा है, लोग उसे पढ़ के इजीली समझ सके, उसी मतलब उस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण में अक्सर क्या करते हैं हम लोग, जो विस्तृत विवरण देते हैं और उदाहरणों को छोड़ के क्या करते हैं, जितनी भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है और उसको सारांश दिया जाता है हमारे पास, यानी उसमें बेसिकली जो जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लिखा जाता है, कुछ एग्जांपल्स बताए जाते हैं और कहानी को समझाया जाता है। ये समरी में बेसिकली दिया जाता है, ठीक है। अगला है, इसी पॉइंट में बताया हुआ है, उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, एक कहानी का संक्षेपण जो भी होता है उसमें मुख्य जो घटनाएं हैं और पात्रों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो भी मुख्य घटना हो गया और जो भी बेसिक मेन कैरेक्टर्स हो गए उनको शॉर्ट वे में हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तुत करने का काम करते हैं, ताकि पाठक को पूरी कहानी जो है ना वो पूरा डिटेल में बिना पढ़े कुछ पॉइंट्स पढ़ के भी वो क्या कर सकता है, समझ सकता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। अब यानी पहला जो क्वेश्चन था कि संक्षेपण क्या होता है वो तो क्लियर हो गया होगा आप सभी बच्चों को। अब ये संक्षेपण जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें सारांश रूप में जानकारी दी हुई रहती है। मतलब संक्षेपण में जो भी मुख्य बिंदु है, घटनाएं हैं या विचार है, उनको संक्षेप और सरल रूप से हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, यानी शॉर्ट वे में उसे हम इस प्रकार यूज करते हैं ताकि इजीली लोग उसे पढ़ के समझ सकते हैं। यह किसी बड़े विषय या पाठ्य का संक्षिप्त संस्करण होता है। कोई बड़ा सब्जेक्ट है उसका छोटा सा कह सकते हैं संक्षिप्त संस्करण होता है हमारे पास है। अगला पॉइंट है इसमें अत्यधिक संक्षिप्तता। मतलब संक्षेपण है, देखिए कोई भी आप लोग अनावश्यक, मतलब कोई जो जरूरी जानकारी नहीं है उसको मत लिखिए। उदाहरण या जो भी लंबी व्याख्या आप उसको छोड़ सकते हैं। केवल जो जो मेन पॉइंट्स है और मेन जानकारी है आप उसी को क्या करें, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अत्यधिक संक्षिप्तता होती है। तीसरा पॉइंट है स्पष्टता और सरलता। अगर हम बात करें स्पष्टता सरलता के मामले में, संक्षेपण में उपयोग किए गए शब्द जो होते हैं वो अत्यंत स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं और इजी होते हैं, या कह सकते हैं सिंपल होते हैं। इसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ये इसकी फायदा होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है मुख्य विचारों का समावेश होता है। संक्षेपण में जो पाठ्य या जो विषय है उसके जो भी प्रमुख विचार है, जो भी मेन थॉट्स है या घटनाएं, उनको शामिल किया जाता है, ताकि जो पाठक है, मतलब जो रीडर्स है बेसिकली, उनको संपूर्ण जानकारी का अनुमान हो सके कि हाँ ये कहानी है। पांचवा है लंबाई में संक्षिप्त होना। देखिए संक्षेपण क्या होता है, जितना भी जो भी मेन कोर सब्जेक्ट है उसको बहुत छोटे रूप में समझाने का काम करता है, ताकि जो भी मेन पॉइंट्स है, जो आइडियाज है, बस वो समझ सके लोग। सटीकता की हमारी बात करें तो संक्षेपण में तथ्य और जानकारी को, जो भी जानकारी है, जो फैक्ट्स है, उनको सटीक तरीके से दिया जाता है, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना हो सके। और सातवां पॉइंट है संदर्भ का पालन किया जाए। देखिए संक्षेपण हमेशा मूल सामग्री जुड़े। देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं लेकिन कहानी को बदल नहीं सकते। याद रखिएगा ये मेन संदर्भ का पालन करते हुए चलना चाहिए। तो इन विशेषताओं के कारण संक्षेपण जो होता है वो पाठक को जो लंबे और जो जटिल विषय है उसके मुख्य बिंदु जो है उसको और भी जल्दी और प्रभावी तरीके से संक्षेपण में क्या करता है, समझने में हमें मदद करने का काम करता है ये संक्षेपण, ठीक है। तो ये संक्षेपण की कुछ विशेषताएं थी। अब संक्षेपण का जो महत्व है आइए जानते क्या होता है। तो संक्षेपण का महत्व कई कारणों से होता है। पहला है
इससे हमारे समय की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, संक्षेपण से हमारे क्या होता है, समय हमारा बच जाता है। जैसे संक्षेपण से किसी भी जानकारी का जो सारांश है वो जल्दी और प्रभावी तरीके से समझा जा सकता है, जिससे समय की क्या होती है, बचत। क्योंकि संक्षेपण में हम क्या करते हैं, शॉर्ट में कहानी को लिखते हैं। जब शॉर्ट में कहानी को लिखिएगा तो आपको पढ़ना ईजी रहता है, जब पढ़ के ईजी निकल देगा तो समय आपका बच जाएगा। अगला पॉइंट है स्पष्टता। संक्षेपण जो है वो जानकारी को बिना अतिरिक्त जो भी मेन पॉइंट्स है बस उसको लिखता है, और जिससे जो भी सब्जेक्ट है बेसिकली उसका स्पष्टता जो क्लैरिटी रहता है वो बढ़ जाता है। स्मरण शक्ति, देखिए आपको मालूम है कि कोई कहानी को याद रखना मुश्किल है, लेकिन आप उसके समरी को यानी संक्षेपण को पढ़ लेते हो तो कहानी के जो भी मेन फैक्ट्स आपको याद रहते हैं, बाकी कहानी आपको खुद ब खुद याद हो जाती है। इसीलिए आपका जो मेमोरी उसको क्या करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, यानी स्मरण शक्ति बढ़ती है आपकी। चौथा पॉइंट है हमारे पास है प्रभावी संवाद। संक्षेपण का जो उपयोग है वो हम लोग क्या करते हैं, संवाद को और अधिक प्रभावी बनाता है। मतलब जो हमारा संवाद होता है उसको और इफेक्टिव बनाते हैं, खासकर जब हमारे पास क्या हो सके, एक लिमिटिंग टाइम हो किसी पार्टिकुलर एरिया में, उस समय हमें ये काम देता है। पांचवा पॉइंट है विषय पर ध्यान केंद्रित होना। देखिए संक्षेपण से विषय के जो भी प्रमुख पहलू है उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो पाठक या जो श्रोता या सुनने वाला या जो पढ़ने वाला हो गया उसका कभी भी ध्यान भटकता नहीं है। इस तरह कह सकते हैं संक्षेपण ना केवल सूचनाओं को बेसिकली संकेत करने का माध्यम होता है, बल्कि हमारे पास उसे और अधिक प्रभावी बनाता है और समझने में क्या करता है, योग्य बनाने का काम करता है संक्षेपण। ठीक है, अब इस संक्षेपण का देखिए उदाहरण है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे भारत के बारे में बताया गया, ठीक है, हमारे भारत की सभ्यता, दर्शन और प्राकृतिक सौंदर्य पर विदेशी सदैव क्या रहे, मुग्ध रहे। हमारे देश की जो सभ्यता है, जो दर्शन है, जो हमारा नेचुरल बेसिकली नेचर का जो ब्यूटी है बेसिकली, उस पर विदेशी लोग हमेशा अट्रैक्शन रहते हैं। पर आज ना हम केवल अपनी भौतिक समृद्धि में और ना ही ज्ञान के क्षेत्र में हमारा कोई महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अगर आज के टाइम पीरियड से देखा जाए तो ज्ञान का भी क्षेत्र में हम लोग पिछड़ते पिछड़ते चले जा रहे हैं और भौतिक समृद्धि में चलते चला रहे हैं। जिसके आंगन में कभी हमारे भारत में मानवता खिली, जहाँ उसने संस्कार प्राप्त किया और जहाँ कहा देश, जहाँ सबसे पहले ज्ञान का उदय हुआ, जहाँ का प्रकाश पाकर दुनिया प्रकाशित हुई, उसी देश में हम लोग बेसिक नंगे भूखे निरक्षर परमुखापेक्षी आदिवासी है। हमने अपने पूर्वजों के जो भी गौरव का इतिहास है उसे हास्यपद बना दिया है। हमने दुनिया में अपनी और अपने देश की उपेक्षा देखिए, सुनिए। क्या देश को आप खुद सोचिए हम पर अभिमान होगा? क्या यह अपमान हम अनुभव करते हैं? हम आज प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें अपने देश की जो महान परंपरा है उसको कायम रखना होगा और अपने को उसके गौरव के अनुरूप क्या बनाए रखेंगे, ये हमें मतलब बेसिकली ये हमें प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। ये कहानी एक कोई शॉर्ट स्टोरी दिया हुआ है। अब इसका संक्षेपण क्या हो सकता है, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक छोटा सा हेडिंग डालना है। जैसे शीर्षक लिख दिया वर्तमान भारत यानी प्रेजेंट इंडिया और हमारा जो कर्तव्य इसको लेके, भारतवर्ष में सभ्यता एवं ज्ञान का आलोक जो है वो सर्वप्रथम फैला, यानी सर्वप्रथम जो ज्ञान का आलोक हुआ या भारत में जो सभ्यता है वो सबसे पहले कहा जाए भारत में था। पर आज हम लोग अपनी जो भौतिक समृद्धि और ज्ञान के विकास में नगण्य हो गए, क्योंकि आज का जो मॉडर्न पीरियड चल रहा है सबको ज्ञान छोड़ के बाकी सब कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन बस कह सकते हैं ना कि ज्ञान नहीं चाहिए। हमारी भारतीय जो अभावग्रस्त बेसिकली जो भारतीय हम लोग सब ही सब अनिरक्षर और प्रमुखता पे ही अभावग्रस्त हो चुके हैं। अतः हमें इसे अपने शीघ्र जो हमारे महान पूर्वज है और जो हमारा महान अतीत गौरव है उसके अनुरूप बनाना क्या हमारा अब लक्ष्य रखना पड़ेगा, तभी जाके ये हो सकता है। तो कितने देखिए शॉर्ट वे में हमने क्या किया, किसी कहानी को सारांश के रूप में यानी संक्षेपण रूप में समझा दिया। यही होता है हमारे पास संक्षेपण। तो हमने आपको संक्षेपण बताया, संक्षेपण की विशेषताएं बताएं, संक्षेपण में महत्व भी बताया और संक्षेपण का एक उदाहरण भी देके आपको समझा दिया कि किस प्रकार आप कोई भी कहानी का समरी को लिख सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि ये पहला सवाल 15 मार्क्स अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप इसे खुद ब खुद भी बना के अपने शब्दों में लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो अगर अब तक अगर लगता है कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को बता सकते हैं कि हाँ शॉर्ट टॉक्स यूट्यूब चैनल पे आप सही बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ बेस्ट कंटेंट मिलता है, ताकि आप सही बच्चों का पेपर में जितने सवाल होंगे वो सारे के सारे बन सकते हैं। ठीक है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, अभी हमने संक्षेपण पढ़ाया था, ये संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, और इसकी जो विभिन्न प्रक्रिया होती है, जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनका वर्णन करने बोला गया है। संप्रेषण किसे कहते हैं आइए जानते हैं। संप्रेषण के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनका भी चलिए वर्णन करते हैं। तो संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो संप्रेषण का अर्थ है अपने विचार, भावनाएं, जानकारी या संदेश उसको लोगों तक पहुंचाना या आदान प्रदान करना संदेशों का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षेपण कहा जाता है, सीमा पे संक्षेपण संप्रेषण कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है, जिससे हम लोग सेंडर कहते हैं, जिसे प्रेषक कहते हैं,
वो अपने विचार, दृष्टिकोण एवं जानकारी को क्या करता है, दूसरे व्यक्ति यानी जो रिसीवर है उसको पहुंचाने का काम करता है। अब ये संप्रेषण शब्द का जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार की विधियों के संदर्भ में किया जाता है, अलग अलग पर्पज से किया जाता है। जैसे अगर आप मौखिक संप्रेषण करिए, मतलब आप बोलकर बताइएगा तो उसमें मौखिक कहिए, लिख कर कहिए लिखित संप्रेषण होगा, दृश्य होगा तो उसमें चिन्ह और संकेत का माध्यम हो सकता है। तो संप्रेषण का बेसिकली मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पज यही है कि विचारों को स्पष्ट तरीके से और प्रभावी तरीके से लोगों तक या दूसरों तक पहुंचाने काम करता है संप्रेषण। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास संप्रेषण। अब दूसरे हिसाब से परिभाषा लिखना चाहिए, लिख सकते हैं कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, समूह या संस्था अपने विचार हो गए, जानकारी हो गई या भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है, संदेश को एक प्राप्त कर प्रेषक से प्राप्त करता है, मतलब सेंडर से रिसीवर तक भेजना, संदेश को समझना, फिर प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्स करना, फीडबैक देना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती है। यह प्रक्रिया हो सकता है, इस प्रक्रिया में आपको जो रिस्पॉन्स मिले, आप इसमें शब्दों, संकेत, हाव भाव, इन सब के माध्यम से काम हो सकता है हमारे पास। तो संप्रेषण का उद्देश्य यही होता है कि जो विचार है, सूचनाएं या भावनाओं को प्रभावी तरीके से आदान प्रदान किया जा सके, ताकि दोनों पक्षों के जो लोग हो सके वो आसानी से समझ सकें इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये कहलाता है संप्रेषण कहलाता है। अब इसी संप्रेषण में देखिए अलग अलग प्रकार है। ठीक है, आइए जानते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो एक है हमारे पास है मौखिक संप्रेषण। देखिए मौखिक मतलब होता है हमारे पास, अब मत समझ लीजिएगा कि मौखिक मतलब होता है कि आप सिर्फ मुंह से बोल सकते, नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है हमारे पास। ये होता है ऐसा संप्रेषण जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शब्दों को या तो बोलकर या तो लिखकर क्या करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ऐसे संप्रेषण को हम लोग कहते हैं मौखिक संप्रेषण कहते हैं, याद रखिएगा। और लिख कर करिएगा तो हो सकता है ईमेल है, लेटर्स है। बोल के करिएगा तो आपके भाषण है, बातचीत कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। ये सभी चीज़ें क्या होता है, मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है। दूसरा है अमौखिक संप्रेषण, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता, इसमें हमारी शारीरिक भाषा यानी बॉडी का लैंग्वेज हो गया, चेहरे के हाव भाव हो गए, हमारे इशारे हो गए, इंटेंशन हो गया, शरीर की स्थिति होगी, या फिर संकेतों के माध्यम से हम क्या करते हैं, जानकारी भेजा जाता है। जैसे एक मुस्कान होगी, आंखों की चमक हो गया, हाथों का इशारा से बताना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये हमारे पास है लिखित संप्रेषण। हाँ एकदम, इसमें आप क्या करते हो, कोई चीज़ को लिख कर क्या करते हो, सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हो, इसे कहते हैं हम लिखित संप्रेषण। ठीक है, अगला है श्रव्य संप्रेषण, मतलब ऑडिटरी कम्युनिकेशन। जब श्रव्य है तो सुनने वाला होगा हमारे पास है, यानी जिसमें रेडियो, टेलीविजन, पॉडकास्ट, आजकल जो वॉइस कॉल्स होते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। दृश्य संप्रेषण, इसमें क्या होता है, फोटो के थ्रू या फिर कह सकते हैं इमेजेस के थ्रू। अब इमेजेस में हो सकता है पिक्चर्स है, ग्राफिक्स है, चार्ट्स है, वीडियो है, सिंबल्स है, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और एक है हमारे पास है आधुनिक संप्रेषण। ठीक है, आधुनिक संप्रेषण मतलब हमारे पास इसमें हम लोग जो, तो इसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया के जितने जो भी ऐप्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन विभिन्न प्रकार के संप्रेषण का उद्देश्य यही है कि संचार को प्रभावी बनाए, इफेक्टिव बनाए और सही तरीके से विचार, संदेश या जानकारी को लोगों तक हम पहुंचा सके, यही इसका उद्देश्य होता है। तो ये था हमारे पास संप्रेषण, हमने पढ़ा दिया। संप्रेषण के विभिन्न जो प्रकार होते हैं वो भी पढ़ा दिए। 2 क्वेश्चन हमने आपको आज के इस वीडियो के थ्रू करवा दिया, जिससे आप सही बच्चों का 15-15 30 नंबर तो श्योर होता है। इसके बावजूद अगर 5 नंबर का सवाल इससे कोई पूछते हैं तो वो भी आपको पेपर में आप लोग खुद बन सकता है आपका आराम से। ठीक है, तो शेयर करिएगा अगर आपको लगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों को, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।